हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश यादव आप सभी का अपने चैनल ए केस ड्रीम चेसर पे फिर से स्वागत करता हूं। आज से ये दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी हम लोगों की। इस टॉपिक का नाम है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। पिछली कक्षा में जिस चीज़ को हम लोगों ने अध्ययन किया था थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हम लोगों का पिछली कक्षा में टॉपिक था आदि एकक कोष्ठिका के बारे में। उसमें यह था कि उसके जितने भी क्रिस्टल जालक के अवयवी कण थे सभी कोनों पर उपस्थित थे। लेकिन ये जो टॉपिक आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें है कि वे क्रिस्टल जालक जिनके एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों पर भी उपस्थित होते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो इसमें अवयवी कण होते हैं ये कोनों के अलावा कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो बीच में जो उस क्रिस्टल के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उन स्थानों पर भी इनके अवयवी कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे वो आदि एकक कोष्ठिका 7 प्रकार की थी, इसका भी प्रकार है। ये देखते हैं कितने प्रकार की है। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। थोड़ा सा अंतः जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है थोड़ा उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें है कि वैसे एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण कोनों में उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त उनके अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इनके इस ठोस के अवयवी कोण कोने पर उपस्थित होने के बाद इनके जो केंद्रक है उस केंद्रक पे भी क्या है, उपस्थित है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसके अंतः केंद्र पर भी हमारे अवयवी कण इस ठोस के प्रेजेंटेड है यानी उपस्थित है। तो ये कौन सा ठोस कहा जाएगा, इस ठोस को हम नाम रखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित में कोनों पे होने के बावजूद उसके अंतः केंद्र पर भी उसके अवयवी कण उपस्थित थे, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। फिर आते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका पे। तो इसमें क्या होता है कि वैसे एकक कोष्ठिका जिनमें कोनों में उपस्थित अवयवी कणों को एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। कोने पर होने के बाद भी इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण कहाँ होना चाहिए, फलक पर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हमारे एकक कोष्ठिका बनता है उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हम कहते हैं। जैसे कि आप सभी को इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कोने पर होने के बाद जो एकक कोष्ठिका है यह इसके फलक पर भी इस एकक कोष्ठिका में इसका अवयवी कण इसके कोनों पर उपस्थित होने के बावजूद इसके फलक पर भी क्या है, उपस्थित है। तो इस प्रकार के जो हमारे जालक होते हैं वह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जालक कहलाते हैं। क्लियर? तो चलिए फिर आगे आते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं इस प्रकार कि जिनमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कोणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण की नहीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाया जाता है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है।
जैसे कि फलक केंद्रित में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा कि इसके कोने पर अवयवी कण उपस्थित होने के बाद इसके फलक पे भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उसको मैंने क्या नाम रखा, उसका नाम रखा मैंने फलक केंद्रित एका कोष्टिका। लेकिन अंत केंद्रित में क्या होता है कि वो तो कोनों पर तो उपस्थित होगा ही होगा अवयवी कण, लेकिन इसके जो अंत के जो विपरीत फलक, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको आमने सामने वाला फलक जो दिया गया है, अंत्य मतलब कि इंड वाला, इंडिंग कॉर्नर की जो हमारे फलक है, सरफेस जो भी हम दिख रहा है, उसके अपोजिट दोनों पे क्या है, हमारे एलिमेंट प्रेजेंटेड है, उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो हमारा बनता है क्रिस्टल, वो अंत केंद्रित एक कोष्टिका क्रिस्टल बनता है। आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोगों का एक एकक कोष्टिका में अवयवी कोणों की संख्या। अब देखिए एकक कोष्टिका में अवयवी कोणों की संख्या कितनी होती है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसकी विधियां होती है। तो चलिए हम देखते हैं। किसी एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कोणों की गणना 3 बिंदुओं द्वारा की जाती है। अब वो बिंदुएं कौन कौन सी है, थोड़ा बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें कहा कि अवयवी कोण केंद्र पर है तो एकक कोष्टिका को उस अवयवी कोण का पूरा भाग अर्थात एक अवयवी कोण प्राप्त होता है। मतलब इसका यह कह रहा है कि अवयवी कण केंद्र पर है, यदि जो एलिमेंट है अवयवी कण वो यदि केंद्र पर है तो एकक कोष्टिका को उस अवयवी कण का पूरा भाग प्राप्त होता है, अर्थात उसका एक अवयवी कण है। ठीक है, यदि अवयवी कण कोनों पर है तो एकक कोष्टिका को उसका 1/8 भाग प्राप्त होता है। यदि केंद्र पर है तो 1, यदि कोनों पर है तो 1/8। ठीक, यदि अवयवी कण फलकों पर है तो कोष्टिका को उसकी 1/2 भाग प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हमारा फलक केंद्रित में हुआ था कि फलक पर जो भी हमारे अवयवी कण प्राप्त हुए थे तो उसका जो कोष्टिका का मान होगा 1/2 भाग प्राप्त होगा। अब केंद्र पर का तो 1 हो गया, कोनों पर का 1/8 हो गया और फलक पर 1/2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम 3 प्रकार के घनीय एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कोणों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब आती है बात आद्य अथवा संख्य घनीय कोष्टिका। करे कि सरल घनीय कोष्टिका। तो इसमें है कि सरल घनीय कोष्टिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हमारे क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। चूंकि कोनों पर 8 होते हैं तो अवयवी कोणों की संख्या भी 8 होगी। अब अवयवी कण कोनों पर है तो सरल घनीय कोष्टिका की अवयवी कण का प्राप्त भाग 1/8 होगा। जब कोने 8 हैं तो सरल घनीय कोष्टिका के अवयवी कण की कितना प्राप्त होगी, 1/8 प्राप्त होगी। अतः सरल घनीय एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कोणों की संख्या 8 × 1/8 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात आती है हमारी अंतः केंद्रित कोष्टिका की, कैसे निकालेंगे अवयवी कोणों की संख्या। इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कोण तथा 1 अवयवी कोण इसके केंद्र में होता है। अंतः केंद्रित वाले में केंद्र में हमारा 1 कोण जरूर होगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा मुझे तो ये पता चल गया कि 8 फलक हैं और 8 कोने हैं तो 8 तो अवयवी कोण हमारे हो गए ऐसे, और 1 हमारा क्या होगा, अंतः केंद्र पर होगा। जब अंतः केंद्र पर 1 होगा तो जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था कण की संख्या जब कोनों पर थे तो 1 आया था, लेकिन अंतः केंद्र पर भी इसमें 1 हमारा अवयवी कण है तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। अतः अंतः केंद्रीय कोशिका में प्रभावी कोणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंतः केंद्रिता कोष्टिका में प्रभावी कोणों की, और उसमें कितनी थी,
1 थी। किसमें? आदि एक कोष्ठिका यानी सरल घनीय कोष्ठिका में। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। फलक केंद्रिक एक कोष्ठिका, इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तथा 6 फलकों के केंद्र में पाए जाते हैं। कोनों पर प्रभावी अवयवी कण, अब देखिए यहाँ पे तो 8 गुणे 1/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन जो फलक पे है, फलक के जितने भी होते हैं उनका 1/2 भाग हो लिया जाता है, तो 6 गुणे 1/2 यानी 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे कितने प्रभावी कण होंगे? 3 + 1 इक्वल टू 4, यानी 4 हमारे फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में प्रभावी कण होते हैं। इसके बाद आता है संकुलन क्षमता। इसको बहुत ये मोस्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए। संकुलन क्षमता क्या है? किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका के कुल आयतन में अवयवी कोणों की कुल प्रतिशत संकुलन कहलाता है। कह रहा है कि किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका के कुल आयतन में अवयवी कोणों की कुल प्रतिशतता संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता में यही बात को इंक्लूड किया गया है कि मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक मेरे पास दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ पे आप सभी को दिखा दें एक बार। ये हमारा क्या दिया गया है? क्रिस्टल जालक दिया गया है। इस क्रिस्टल जालक में आप सभी को दिख रहा होगा कि फलक, इसके फलक पे तो नहीं है लेकिन कॉर्नर पे हमारे अवयवी कण यहाँ पे उपस्थित है। ये क्रिस्टल, ये जालक है हमारा। तो इसमें क्या है कि कुल आयतन, ये पूरा टोटल इतना आयतन मेरा घेरा है, ये टोटल पूरा क्या है? आयतन है। तो ये जो कुल आयतन है मेरा, इस पूरे कुल आयतन में जितने भी अवयवी कण है, इनकी प्रतिशत जो मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है ना? मतलब कि कितने ये संकुलित कर ले रहा है, इस पूरे अपने आयतन में कितने कणों को संकुलित कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वही इसका क्या होता है? संकुलन क्षमता होता है। आप सभी को क्लियर समझ में आया ये बात कि मान लीजिए कि ये कॉर्नर पर है, इसके सिवा भी हम लोगों ने फलक केंद्रित में पढ़ा कि फलक पे भी होते हैं। इसके बाद अंतः केंद्र पे कहते हैं, इसके अंतः केंद्र पे होते हैं। इस चीज़ को मैंने पढ़ा। तो ये पूरा हमारा एक क्रिस्टल हुआ, तो इस क्रिस्टल में हमारे क्या हुए? अवयवी कण हुए, और वही अवयवी कण इसमें पूरा प्रेजेंटेड है। यही जितना परसेंट होते हैं उतना ही संकुलन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो यही धारण करने की किसी ठोस की अवयवी कणों को उसकी संकुलन क्षमता हम कहते हैं। तो ये आपको तो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे वाली चीज़, फिर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है? संकुलन क्षमता इक्वल टू होता है अवयवी कोण का आयतन अपान में एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। ये तो हमको पता चल गया इसका सूत्र। अब देखिए हम निकालते हैं संकुलन क्षमता को अवयवी कोणों की संख्या के संबंध में जब 100 से गुणा करते हैं और किसी पार्टिकुलर कोण का आयतन हमको दे दिया गया हो, तब कैसे हम निकालेंगे उस कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता इसके लिए होता है अवयवी कणों की संख्या गुणे एक अवयवी कण का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। और मान लीजिए कि कोई भी हमारा अगर एकक कोष्ठिका में अवयवी कण है तो उसका आयतन क्या होगा? 4/3 πr³। ये तो आप लोग जानते हैं। और देखिए अवयवी कणों की संख्या सपोज दैट मान लेते हैं कि क्या है? z है। और इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी अवयवी कण होगा तो वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। और जब गोलाकार होगा तो उसका आयतन 4/3 πr³ होगा। अब एकक कोष्ठिका का आयतन हम करते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारे पास पूरा एक घन दे दिया गया है, मतलब कि एक क्रिस्टल दे दिया गया है, वो घनीय है, तो घन का आयतन आप लोग जानते ही हैं, भुजा क्यूब होता है, यानी a³ हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसके बाद आता है सरल घनीय कोष्ठिका का संकुलन क्षमता। तो सरल घनीय कोष्ठिका का संकुलन क्षमता को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा सा फिगर को समझ लेते हैं कि इसका फिगर क्या कह रहा है। कि सरल घनीय, जिसको हम बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल होता है, थोड़ा सा इसके संकुलन क्षमता को हम समझ लेते हैं कि आखिर इसकी संकुलन क्षमता
कैसे हम बताते हैं, संकुलन क्षमता बताने का हमारा तरीका क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा हम फिगर पढ़ लेते हैं। फिगर में देखिए हमारा दिया गया है, एक घन बनाया गया है यहाँ पे क्रिस्टल, और क्रिस्टल के कॉर्नर पे हमारे क्या है, अवयवी कण है। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताई गई है कि इसकी जो हमारी साइड्स हैं जितनी, वो साइड क्या है, ए है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा इसकी परिभाषा को हम समझते हैं, क्या कि परिभाषा क्या है। तो कहा है कि एक सरल घनीय कोष्ठिका में केवल घन के कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। मतलब कि घन जो होता है, घन के जो भी कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर पे हमारे क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। चित्रानुसार यहाँ पे हम समझ सकते हैं एक चीज को कि ये क्या है। देखिए अब देखिए हमारा ये जो घन दिया गया है, घन के कॉर्नर पर हमारे क्या है, हमारे अवयवी कण है। अब इसके बाद इसकी भुजा को मान लिया गया है कि इसकी भुजा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसकी भुजा को दे दिया गया है ए, इसकी मान लिया गया है पूरी भुजाएं कितनी है, ए की है, उसकी लंबाई ए है। तो फिर आते हैं हम कि कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए लंबाई ए है तथा अवयवी कण की त्रिज्या आर है, क्योंकि वो वहाँ पे अंतः केंद्र पे जब हमारा बन रहा है फलक पे, अगर वहाँ पे से एक सर्कल ड्रा करें किसी रेडियस को लेके, तो सर्कल का रेडियस आर होगा। आज चूंकि घन के किनारों का घन एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो घन एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो एक की त्रिज्या आर और एक की त्रिज्या आर, आर आर मिल के कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अर्थात घनीय कोष्ठिका का आयतन भी हमको पता है, ए क्यूब होता है, तो ये चीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब घन के आयतन इक्वल टू वो जितना हमारा दोनों मिल के बनेगा, वो टोटल घन बनेगा। दोनों जो हमारे वहाँ पे वृत्त ड्रा हुए थे कॉर्नर पे, वो कॉर्नर पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बार पुनः आप लोगों को दिखा दो, इस चीज़ को दिमाग में रिकॉल होता रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ है, ये दोनों एकदम सटा हुआ है। यदि दोनों के रेडियस, दोनों पूरे घन को बता रहे हैं, घन के आयतन को बता रहे हैं, तो इनके रेडियस को ऐड करेंगे तो ये आर और ये आर, ये आप लोग को दिख रहा होगा, और ये दोनों आर आर मिलकर 2r हो जाएंगे। अब पूरा हमारी लंबाई कितनी है, ए है, ये पूरी लंबाई कितनी है, ए है। यानी इसका जब हम क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब के इक्वल होगा, यानी दोनों के आयतन का हम क्यूब करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे, यानी ए क्यूब इक्वल टू 2r के क्यूब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2r के क्यूब इसके इक्वल हुआ है। अब चूंकि जो हमारा होता है कि सरल घनीय एक कोष्ठिका में केवल एक अवयवी कोण उपस्थित होता है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 फलक होते हैं और 1/8 भाग उसका हम लोग लेते हैं, तो 8 गुणे 1/8 इक्वल टू 1 हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को 1 लेंगे हम, अतः अवयवी कोण का आयतन इक्वल टू 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। क्योंकि ये गोलाकार होता है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब संकुलन क्षमता हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसका सूत्र कि एक अवयवी कोण का आयतन गुणे 100/1 कोष्ठिका का आयतन। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग देंगे जो यदि हम, तो भाग देने के बाद हमको क्या प्राप्त, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 6r क्यूब हमें नीचे मिलेगा। अब देखिए 6r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो π/6 गुणे 100 में इतना। अब पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रख कर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद हम डिवाइड करने के बाद इसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता को निकाल सकते हैं। अब संकुलन क्षमता हमको क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो यही होता है फाइंड करने की विधि, SCA की सिंपल जो कोष्ठिका होती है कि उसकी संकुलन क्षमता फाइंड करने की ये विधि होती है। संकुलन क्षमता का सूत्र एकदम आसान है, एक अवयवी कण का आयतन, जो अवयवी कण कोई भी हो उसको एक अवयवी कण का आयतन ले लें और एक एक कोष्ठिका का फिर आयतन ले लें और दोनों को रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।